नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रकाशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी से संबंधित पार्ट 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, रीट, इनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रकाशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ जो कांच होता है वो चमकीला प्रतीत होता है। ये किसके कारण दिखता है? पहला ऑप्शन अपवर्तन के कारण, दूसरा परावर्तन के कारण, तीसरा व्यतिकरण के कारण और चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कारण जो कांच टूटा हुआ होता है उसका जो भाग होता है वो अपने को चमकीला दिखाई पड़ता है। या हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। या प्रकाशिक तंतु आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, पहला ऑप्शन वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, दूसरा वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, तीसरा वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, और चौथा दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? पहला ऑप्शन 7, दूसरे 10, तीसरा 12 और चौथा 5। तो जवाब दीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। और उन 7 रंगों का क्रम क्या होता है दोस्तों? उन 7 रंगों का क्रम होता है VIBGYOR। 7 रंग जो दिखते हैं वो अपने उनका क्रम है आपका VIBGYOR। या फिर आप हिंदी में ध्यान रख सकते हो, हिंदी में कहेंगे बेजानी है पीनाला। पीनाला मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये आपके 7 कलर होते हैं जो इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो आप याद रखिएगा, इनको पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अभी बताया था दोस्तों आपको, प्रकाशिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन अपवर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा व्यतिकरण और चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके प्रकाशिक फाइबर जो होता है इस प्रकार ये करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? पहला ऑप्शन विवर्तन, दूसरा समग्र आंतरिक परावर्तन, तीसरा परावर्तन और चौथा अपवर्तन। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित होती है तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए
पहला कथन है, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता। दूसरा, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता। तीसरा, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। और चौथा, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? पहला ऑप्शन 1 और 3, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1 और 4 और चौथा 2 और 3। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3। 2 कथन सही है, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता दूरदृष्टि में। और तीसरा, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? पहला ऑप्शन, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। दूसरा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तीसरा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। और चौथा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आसमान जो नीला कलर का दिखता है वो किस घटना के कारण? पहला ऑप्शन अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रकीर्णन और चौथा विक्षेपण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रकीर्णन। क्या होगा दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, पहला ऑप्शन, तरंगदैर्ध्य समान बनी रहती है। दूसरा, आवृत्ति समान बनी रहती है। तीसरा, आवृत्ति बढ़ जाती है और चौथा, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आवृत्ति समान बनी रहती है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, पहला ऑप्शन, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दूसरा, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तीसरा, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। और चौथा, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। पहला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा धूल कण, तीसरा हीलियम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा धूल कण। क्या होगा? धूल कण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। पहला ऑप्शन, हल्का पीला, दूसरा नीला, तीसरा नारंगी और चौथा काला। तो जवाब दीजिएगा। चंद्रमा की सतह पर एक पर्यवेक्षक जो होता है उसको दिन में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काला। कैसा दिखता है? काला दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? पहला ऑप्शन, अभिसारी लेंस, दूसरा अपसारी लेंस, तीसरा समतल अभिसारी लेंस और चौथा समतल अपसारी लेंस। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है तो उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। अपसारी को अपन अवतल लेंस भी कह सकते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन, खून का रंग लाल है। दूसरा, प्राणी मतलब जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं। तीसरा, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। और चौथा, लाल खतरे का प्रतीक है। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। क्या होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए आपके लाल रंग जो होता है ये यातायात सिग्नलों में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन, अधिक गहराई के कारण। दूसरा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा, जल के नीले रंग के कारण। और चौथा, जल के ऊपरी सतह के कारण। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आकाश के परावर्तन तथा जल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? पहला ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन। तीसरा, प्रकाश के परिक्षेपण। और चौथा, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो जवाब दीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा मतलब लाल कलर का दिखाई देता है सूर्य, किस कारण से? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? अपवर्तन की। और लालिमा दिखाई देना प्रकीर्णन की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पहला ऑप्शन बैंगनी। दूसरा पीला। तीसरा लाल। और चौथा नीला। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बैंगनी। क्या होगा दोस्तों? बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? पहला ऑप्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। दूसरा, प्रकाश का विक्षेपण। तीसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और चौथा, प्रकाश का विवर्तन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। इससे पता चलता है कि तारे आकाश में वास्तव ऊंचाई में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे भी अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, मतलब चमकहीन होता है? पहला ऑप्शन, ये एक प्रकाशीय भ्रम है। दूसरा, इसका कारण परावर्तन है। तीसरा, इसका कारण अपवर्तन है। और चौथा, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा इसका कारण परावर्तन है। क्या है इसका कारण? परावर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन, अवतल लेंस। दूसरा, अवतल दर्पण। तीसरा, समतल दर्पण। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समतल दर्पण, सिंपल मिरर प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? पहला ऑप्शन, भूली परावर्तन और व्यतिकरण। दूसरा, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। तीसरा, अपवर्तन और परिक्षेपण। और चौथा, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का उदाहरण है? जवाब दीजिएगा।
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यहाँ भूली नहीं है दोस्तों, बहुलित है, ध्यान रखना, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये सही जवाब होगा ए ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इसका फायदा दिलाए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा अवतल दर्पण। तो वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, दूसरा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तीसरा रात के समय तारों का टिमटिमाना और चौथा सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना। तो अपवर्तन का परिणाम नहीं है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ये घटना प्रकीर्णन की है दोस्तों। किसकी है? प्रकीर्णन की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। क्या होगा दोस्तों? अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा परवलयिक दर्पण। तो वाहन के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा परवलयिक दर्पण। कौन से दर्पण? परवलयिक दर्पण। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में आता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दूसरा f बराबर d/2, तीसरा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और चौथा f बराबर uv। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस में ये वाला नहीं होगा, माइनस में होता तो पहले 1/v आता फिर माइनस 1/u होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अपना ये सही है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों, और इसमें अगर बीच में माइनस लग जाए और 1/v आगे रहे तो वो लेंस सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा प्यूपिल और चौथा रेटिना। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रेटिना। क्या होगा? रेटिना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रेटिना द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? पहला ऑप्शन वास्तविक उल्टा छोटा, दूसरा वास्तविक सीधा बड़ा और तीसरा वास्तविक सीधा छोटा और चौथा अवास्तविक उल्टा छोटा। तो नेत्र के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जवाब दीजिएगा। रेटिना पर बनता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है?
पहला ऑप्शन व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, दूसरा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तीसरा व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 और चौथा व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए कितना न्यूनतम दर्पण चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब कोई दो वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा अनंत। तो देखो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब ज्ञात करने का एक छोटा सा सूत्र होता है 360/θ। अगर विषम संख्या आता है तो अपने को एक घटाकर लिखना है और विषम आता है तो वही अपना उत्तर हो जाता है। तो देखो ये कह रहा है दो समतल दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु, तो ये रहे अपने दो समतल दर्पण, इनके बीच में मान ली ये वस्तु रखी हुई है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पर देखो दोनों दर्पण कहीं टच नहीं हो रहे हैं, तो थीटा का मान कितना हुआ? 0 डिग्री। कितना हुआ? 0। तो 360/θ कितना? 0 भाग देंगे तो आएगा अनंत। कितना आएगा? अनंत। मतलब 0 का भाग जाता ही जाएगा तो यहाँ पर अनंत आएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अनंत। कितना होगा? अनंत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके बीच एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा अनंत। तो दोस्तों हमारा सूत्र था 360/θ। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण है तो 360/θ की जगह रख देंगे 90। 0 से 0, 9 चौक 36, 4 आ रहा है, 4 सम संख्या होती है तो एक घटा कर लिखो, अपना उत्तर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं तो दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 360, तीसरा 90 और चौथा 45। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। देख लो 360/90 करके देखोगे तो 4 आएगा और 4 सम संख्या तो एक घटा के लिखोगे, अपना उत्तर होगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनतः के बीच खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो यहाँ पर आपका सूत्र 360/θ। थीटा का मान 60 डिग्री, तो 360/60 करेंगे। 0 से 0, 6 चंग 36, 6 बार गया, 6 सम संख्या है तो 6 में से एक घटा के लिखो, अपना उत्तर आएगा 5। कितना आएगा? 5। तो 5 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अभिसारी लेंस वह होता है जो, पहला ऑप्शन किरणें फैलाता है, दूसरा किरणें एकत्रित करता है, तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और चौथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों किरणें एकत्रित करता है। क्या करता है? किरणें एकत्रित करता है अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अपसारी लेंस वह होता है जो, पहला ऑप्शन किरणें फैलाता है, दूसरा किरणें एकत्रित करता है, तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और चौथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपसारी लेंस क्या करता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा किरणें फैलाता है। क्या करता है? किरणें फैलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, पहला ऑप्शन आयाम से, दूसरा तरंगदैर्ध्य से, तीसरा तीव्रता से और चौथा वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तरंगदैर्ध्य से। किससे होगा? तरंगदैर्ध्य से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा अवतल लेंस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? पहला ऑप्शन अपसारी, दूसरा बेतरतीब, तीसरा समांतर और चौथा अभिसारी। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समांतर। क्या होगा? समांतर। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। डायोप्टर किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन लेंस की क्षमता की, दूसरा लेंस की फोकस दूरी की, तीसरा प्रकाश की तीव्रता की और चौथा ध्वनि की तीव्रता की। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो दोस्तों ये थे प्रकाशिकी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। 40 प्रश्नों की पीडीएफ पहले आ चुकी है। इससे अगली पीडीएफ भी प्रकाशिकी से संबंधित ही आएगी। तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों को लाइक शेयर करते रहे। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।